सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये द्वितीय इंटर स्तरीय 10+2 एग्जाम का ये सेट प्रैक्टिस है। और आज हम लोग सेट प्रैक्टिस 8 को करेंगे। अभी तक हमने अभी तक हमने सेट प्रैक्टिस 7 तक करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के 7 प्रैक्टिस सेट कर लें, ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट और हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 20 सेट प्रैक्टिस करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो 100% जा कर के देखें, काफ़ी आपको मदद मिलेगा। और यदि सेट प्रैक्टिस आप रेगुलर वे में करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा होगा। और दूसरी बात है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, ये जानने को मौका मिलेगा। तो चलिए हम अगले सेट प्रैक्टिस 8 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका सेट प्रैक्टिस नंबर, मॉडल सेट प्रैक्टिस 8 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे बोला है कि लंबाई का संबंध मीटर से है, तो इसी तरीके से आपका कौन सा संबंध होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेनेजुएला की मुद्रा का क्या नाम है। तो ये ध्यान रखेंगे, मुद्रा और राजधानी से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको दोनों बात आपको ध्यान रखना है। वेनेजुएला की मुद्रा का नाम बोलीवर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है, वही आपको ध्यान रखना है कि दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है। और वही लीरा तुर्की की मुद्रा का नाम है। और डेनिश क्रोन की बात कर ले तो यह डेनमार्क के मुद्रा का नाम है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका मैथमेटिक्स से है। इसमें बोला है कि एक वस्तु को 5600 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने पर हुए नुकसान के समान है, तो वस्तु द्वारा लाभ। तो ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 60 20 80 40,000 हो जाए, 4000 हो जाएगा। और इस तरह से 4000 आ गया तो इसका क्रयमूल्य 4000 है। अब 4000 है तो ध्यान रखेंगे कि ये बोला है कि भाई इतना में बेचने पर कितना लाभ होगा। 5600 में बेचने पर कितना लाभ होगा, 1600 लाभ होगा। 1600 तो लाभ बोला है कि लाभ कितना होगा, तो 1600 राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से आप सी आंसर लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य एल1 को प्रक्षेपित किया है। तो आदित्य एल1 को प्रक्षेपित आपको ध्यान रखना है PSLV C56 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। 2 सितंबर 2023 को यह प्रक्षेपण हुआ है। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 5 है। देखिए 5 नंबर प्रश्न में बोला है दर्द को हम व्यथा कह रहे हैं, तो क्रोध को क्या कहेंगे। तो राइट आंसर आपका ध्यान रखना है कि दर्द का संबंध व्यथा से है, तो क्रोध का गुस्सा से हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ बोला है कि स्टार की जगह क्या रखेंगे जिससे 4 से विभाज्य हो जाए। तो ध्यान रखेंगे कि 4 का विभाज्यता संबंधी ये नियम ये कहता है कि यहाँ जो भी अंक रखा जाए वो दोनों को 4 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ बोला है कि को किस संख्या को बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ा तो 9 है। 9 को रखेंगे तो वो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 94 में 4 से भाग नहीं लगता है। इस तरह से यदि 8 को रखेंगे तो 84 बन जाएगा, 84 में लगता है, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंट बेटन थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी और इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकार कर लिया गया था। तो 4 जुलाई और 18 जुलाई आपको ध्यान रखना है कि 4 जुलाई को आपको प्रस्तुत हुआ और 18 जुलाई को इसको स्वीकार कर लिया गया।
इस बातों को ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया है। लॉर्ड बेवल की बात करें तो लॉर्ड बेवल आपको ध्यान रखना है कि 1945 में इसके समय बेवेल योजना आया था। लॉर्ड रेड क्लिफ की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसने ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था। भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है। देखिए, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी, तो पहले साहित्य अकादमी ध्यान रखना है, पहले साहित्य अकादमी मोहम्मद हबीब हैं, जो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी दिया गया है। मोहम्मद हबीब 1981 में उनकी कविता रिलेशनशिप के लिए उनको मिला था। 1971 में रचित उनकी पहली रचना स्वयंवर थी। इस बातों को भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में बोला है कि यहाँ देखिए 132 56, तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा कि 11 12 का गुना करके यहाँ दिया है, यहाँ 12 13 का गुना करके दिया है, और यहाँ उसी तरीके से ये गुना जो है ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये है आपका 21 22, तो अब जो होगा 22 और 23 का गुना, तो 22 और 23 का गुना कौन सा आएगा, तो द्वितीय 6 किसमें ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 10 होगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न को यहाँ बोला है कि एक एथलीट 12 मिनट में 36 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसका स्पीड बताना है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो पहले मीटर प्रति सेकंड में हम निकाल लेंगे। इसको हम भाग कर देंगे 720 से। क्यों 720 से, क्योंकि इसको सेकंड में बदल दिए, और सेकंड में जैसे ही बदलेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 72 पंचे 360 5 हो गया। अब हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना है, 5 से 5 कट गया, राइट आंसर 18 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, इस तरह से निकाल देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए उसका उसका भार सहित ऊंचाई 40 किलोग्राम होगा और उसका भार पृथ्वी के सतह से 45 किलोग्राम होगा। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे कि इसके राइट आंसर जो होंगे दोनों ही कथन सत्य है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला को टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्फोसिस बनाया है, तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको ध्यान रखना है ईगा श्वेतक को इन्फोसिस ने बनाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है कि देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको विकल्प के अनुकूल देख लेना है कि किस तरह से ये किया गया है। तो आर का आई लिखा है, ए का जेड लिखा है, तो अपोजिट लिखा है, इस तरह से अपोजिट आपको सी का एक्स हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा, तो ऐसे फिर आई का आर हो जाएगा। तो ऐसे किस ऑप्शन में आ रहा है, तो इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा इतना है तो उन संख्या का योग पूछा है। तो सबसे पहले जो भी संख्या इतना है, तो मौसा दिया है, तो मौसा में मौसा से आप गुना करके संख्या निकाल सकते हैं। यदि संख्या का अनुपात दिया है और मौसा दिया है, तो आप मौसा से गुना करके संख्या निकाल सकते हैं। 4 से 26 चौका आ जाएगा 104, 26 चौका 104 हो जाएगा, और इस तरह से 26 में 7 से गुना कर दीजिए, या 7 4 11, डायरेक्ट 11 से आप गुना कर लीजिए, योग आ जाएगा। इस मौसम में गुना कर लीजिएगा तो आप आ जाएगा 26 से कहीं 26, और इस तरह से 11 छक 66, 11 दूना 22, 22 और 6 28, 286, राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बोला है, तो सुमेलित ये नहीं है। चतुरांक मैसूर युद्ध 99 में हुए थे और यहीं पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। आपको ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे सही है, इस तरह से डी आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, दिए गए श्रृंखला विकल्प में चयन करना है आपको, क्या है यहाँ पे घट बढ़ रहा है, इस बातों को ध्यान रखने हैं। तो यहाँ देखिए पहले 12 प्लस हो गया, फिर
24 प्लस फिर 36 प्लस इस तरह से प्लस करते हुए जाइएगा, तो आपको यहाँ पे कितना प्लस करने पर 24 प्लस करने पर 92 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं का अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तु रखी गई है? तो वर्तमान में 117 वस्तुएं को थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। 2017 में किए गए संशोधन के अंतर्गत बास्केट में वर्तमान में 697 वस्तुएं रखी गई है। तो बास्केट में यदि कहा जाए तो 697 है। WPI के अंतर्गत 697 है। वस्तु के मूल्य होने के औसतन परिवर्तन को मापा जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं और ईंधन ऊर्जा को लिया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि एक एकल आवृत्ति उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। तो इसको हम टोन कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तारत्व की बात कर लेते तो तारत्व जो होता है ध्वनि, ये पिच की बात करें इसी को तारत्व कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि के मोटा और पतला होने की बात होता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। वही दोलन करने वाली वस्तुएं अपने माध्यम से स्थित महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम हम कहते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और माध्यम के किसी एक कण के पूरा कंपन में किए गए दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये है। तो इसमें इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि इस तरह से एक देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा यही तरंगदैर्घ्य होगा। अर्थात ये दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। इस दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। इस दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 19 है। यहाँ भी रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ किस तरह से बढ़ाए गए हैं ये ध्यान रखना है। 14 है गुना 1 कर दिए, फिर गुना 1 माइनस 2 कर दिए, फिर उसके बाद इस तरह से आपको देखा जाए तो गुना 1 माइनस 2, फिर इस तरह से गुना 3 माइनस 4 ऐसे करते हुए हम जाएंगे तो लास्ट में आपको इसमें से 6 घटाना है। तो 6 घटाने से 154 आ जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेनर हिम रेखा आपको ध्यान रखना है कि मेनर हिम रेखा बोला है तो आपको रूस और फिनलैंड के बीच मेनर हिम है। बात करते हैं मैगिनोट तो जर्मनी फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। 48वीं समांतर रेखा आपको ध्यान रखना है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैं पहले वाली सेट में भी बता चुके हूँ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी किए थे? तो ये ध्यान रखेंगे कि विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किए गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान और विधवा पुनर्विवाह मान्यता दिलवाने वाले रहे हैं। इस बातों को भी ध्यान रखना है। डीके कर्वे की बात करें तो ये फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे और इन्होंने 1893 में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया और 1899 में पूना विधवा आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था। तो इस तरह से आपको डीके कर्वे का नाम भी याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी आपका रीजनिंग से है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रीजनिंग में आपको इस तरह के सीरीज काफ़ी देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि इस तरह के सीरीज को आप काफ़ी हल करेंगे। यहाँ देखिए प्लस प्लस 3 किया है, फिर गुना 3 किया है। इस तरह से आप देखेंगे तो प्लस 4 किया है, फिर गुना 4 किया है। तो जो प्लस किया है वही गुना किया है। तो ऐसे में आपको देखना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्लस 6 करना है। प्लस 6 करना है क्योंकि गुना 6 कर चुका है तो प्लस 6 करना है। तो इस तरह से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर ध्यान रखना है कि 611 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स से है। इसका सॉल्यूशन करके क्या आएगा? सॉल्यूशन करने से आपको ध्यान रखना है कि यह जो है 41/81 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इन दोनों का गुना करेंगे। गुना करने के बाद भाग करेंगे। भाग करने के बाद प्लस 9 कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर इसका भाग करेंगे। भाग करने के बाद फिर गुना कर लेंगे
और गुना करने से 9 जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपको 41/81 मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो एनोड कहते हैं। याद रखेंगे, एनोड ही धनात्मक से जुड़ा रहता है, वही कैथोड आपको ऋणात्मक से जुड़ा रहता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न में आपको देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि कौन सा आगे आएगा, तो देख लीजिए कि क्या आगे बढ़ रहे हैं, तो आप प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में और बता देना चाहूँगा, इस इस प्रश्न के विषय में। ध्यान रखेंगे कि आपको जो विद्युत सेल होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल की बात करें तो वोल्टीय सेल, लोक्लांसीय सेल, डैनियल सेल और शुष्क सेल, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए प्राथमिक सेल के उदाहरण को याद रखना है। वहीं द्वितीय सेल की बात करें तो इमरजेंसी लाइट और मर्कटो, ट्रोको, ट्रैक्टरों आदि में इंजनों में लगाए जाने वाले बैटरी को हम द्वितीय सेल कहते हैं। यह रिचार्जेबल होता है। बात कर लेते हैं हम विद्युत वाहक बल द्वारा सेल जो चलता है वो वोल्टीय सेल और डैनियल सेल और शुष्क सेल वगैरह होते हैं। तो इस तरह से आगे देखिए, अगला प्रश्न में आपको बोला है कि क्या इसमें हो रहा है, तो ध्यान ध्यान देने की बात है कि 9 जोड़ दिया गया है। इस तरह से फिर 9 जोड़ दिया गया है, तो 9 जोड़ करके आपको लाना है। तो 9 इसमें जोड़िएगा, जैसे 21 में 9 जोड़िएगा 30 आएगा, 30 का मतलब 4, 4 का मतलब डी होगा, तो ये दोनों में से ही कोई होगा, ये दोनों कट गया। अब ऐसी परिस्थिति में आपको इस तरह से यहाँ देखेंगे तो बी में 9 जोड़ देंगे, तो बी में जैसे ही 8 यहाँ पे 8 जोड़ा गया है, तो 8 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, तो एच वाला आएगा, तो यहाँ भी एच दोनों में दिया हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये मिलाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी। डी इज द एक्यूरेट आंसर होगा, आप एक बार मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, गोल्ड हैंडशेक संबंधित है, तो गोल्ड हैंडशेक आपको ध्यान रखना है कि यह कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अ, आज़ाद हिंद फौज के गठन के किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे ब्रिटिश में भारत में ब्रिटिश के लिए लड़ने के लिए किया गया था। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहल की डिवीजन का गठन किया था और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, तत्पश्चात उन्हें आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडियर का नाम सुभाष चंद्र बोस, नेहरू ब्रिगेडियर और गांधी ब्रिगेडियर था। तो याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन-कौन ब्रिगेडियर थे, तो ब्रिगेड जो है आपको एक सुभाष, एक नेहरू और एक गांधी, 3 ब्रिगेड थे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इस तरह के प्रश्नों को आपको छाँट लेना, गिन कर छाँट लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप साथ-साथ करके गिन करके छाँट लेंगे, तो छाँटने के बाद आपको जो है, आपको इसको छाँटने के बाद आपको भरने में सहूलियत होगा और इसका राइट आंसर डी होगा। डी भर के आप देख लीजिएगा। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 होगा। 29 में देखिए, यहाँ बोला है कि इसके जो है परिधि पाई ए है और क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो परिधि पाई ए है और क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो आप इससे ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ए और बी का वैल्यू जब निकाल लीजिएगा तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, बराबर में 4/5 कर लीजिएगा। जब ए बी की वैल्यू करने से 4/5 करने से आपको त्रिज्या का मान आ जाएगा और यही त्रिज्या का मान ही आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर 2.5 आ जाएगा। आप एक बार निकाल करके देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव को हम न्यूटन प्रति मीटर में मापते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कथन और निष्कर्ष से है। कथन और निष्कर्ष में आपको देखना ये है कि यहाँ किस तरह के कथन दिए गए हैं। यहाँ पे कथन बोला है कि वॉलेट जो है, कुछ वॉलेट आपका पर्स है और कुछ पर्स है, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कुछ पर्स बैग है, कुछ पर्स बैग है, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सभी बैग स्कूटी है, सूटकेस है, सभी बैग सूटकेस है। तो यहाँ पर्स भी कुछ आ गया इसमें, तो बोला है कुछ पर्स सूटकेस है, तो हाँ, दो तो सही है। कोई वॉलेट सूटकेस नहीं है, तो कोई वॉलेट सूटकेस नहीं है, ऐसा कहना हम डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये गलत लग रहा है। तो आगे देखिए ऑप्शन में आपका क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए
कुछ पर्स सूटकेस है तो पर्स पर्स सूटकेस है, कुछ पर्स सूटकेस है, ये दूसरा सही है। सभी वॉलेट के बैग होने की संभावना है, सभी वॉलेट के बैग होने की संभावना है। संभावना के तौर पर हम उसे सही कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 और 3 किस में दिया है? 2 और 3 बी में दिया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो भारत में अरावली जो पर्वत है उसका निर्माण आपको ध्यान रखना है कि यह कैल कैलिडोनियन युग में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और भारत में महादेव तथा सतपुरा की पहाड़ी का सृजन इसी काल में हुआ है। अरावली अवशिष्ट प्राचीन वलित पर्वतमाला है। जेम्स टॉड ने अरावली सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की संतों का शिखर कहा है। तो याद रखेंगे संतों का शिखर कौन है? गुरु शिखर। वही दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई एक कम होती चली जाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि दक्षिण से अगर ये उत्तर की ओर जाते हैं तो आपको ऊंचाई कमता हुआ चला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 33। 1837 के विद्रोह के समय मेरठ में मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे? तो मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी आपको ध्यान रखना है कि उस समय जनरल हेविड हेविड थे। और 10 मई 1857 में को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। और इस तरह से इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हेविड थे। मेरठ के से विद्रोह की शुरुआत होने के पश्चात धीरे धीरे यह विद्रोह कानपुर, बरेली और सभी जगहों पर फैल गया। इस विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनीत अन, अमित अंतिमा का पति है। विनीत अंतिमा का पति है। ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए विनीत लिख देंगे, अंतिमा लिख देंगे और इसका पति है विनीत, तो यहाँ प्लस दे दिए। अब इसके आगे बोला है कि देव कुश का भाई है। देव कुश का, देव जो है कुश का भाई है तो कुश कुश का भाई है, यहाँ प्लस कर दिए भाई के लिए। शालिनी कुश की माता है, शालिनी कुश की माता है तो ऊपर शालिनी आ गई, शालिनी आ गई और ये कुश की माता है तो माइनस कर दिए। और देव विनीता का पुत्र है, देव जो है ना विनीता का पुत्र है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि देव विनीता का पुत्र है, इसका मतलब यहाँ विनीता हो गया। और विनीता का पुत्र, ये भी पुत्र शालिनी का भी और विनीता का है। देव विनीत का पुत्र है, विनीता नहीं, विनीत का पुत्र है। इस तरह से याद याद रखेंगे दोनों का ही बेटा है। और इस तरह आगे हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे पूछा है अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है, ये ध्यान रखना है। तो अंतिमा आपको अंतिमा और शालिनी का संबंध पूछा है। तो अंतिमा क्या है? अंतिमा यहाँ देखिए, अंतिमा क्या है इसका? तो यहाँ बोला है विनीत अंतिमा का पति है, अंतिमा का पति है। तो ध्यान रखेंगे कि ये भतीजा हो सकता है। तो अंतिमा का पति है तो इसके राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर बी हो जाएंगे। इस तरह से बेटी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि उसका वो बेटी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ एबीसी का रेशियो पूछा है। तो एबीसी की रेशियो निकालने के लिए आपको सिर्फ ये जब भी इस तरह के बराबर में दे तो 1/4 कर लीजिए, 1/5 कर लीजिए और 1/8 कर लीजिए और सभी का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 40 जो है ना इसका एलसीएम आएगा। 40 से जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा तो इसको काटने से 10 आ जाएगा। तो 10 किस ऑप्शन में? यहाँ दिया है और यहाँ दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर 40 से गुना किया जाए तो 8 आएगा। तो उसके बाद 10 के बाद 8 यहाँ है। उसके बाद हम 40 से इसमें गुना करें तो 5 आएगा, 5 वाला यहाँ पे है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम का सिद्धांत। तो ध्यान रखेंगे किरचॉफ का जो प्रथम नियम का जो सिद्धांत है वो आपको ध्यान रखना है कि ये आवेश संरक्षण के पर आधारित है। और किरचॉफ का नियम ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक है। बात कर लेते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम को। तो ये दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यदि किरचॉफ का दूसरा नियम पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न रिलेशन से है। तो रिलेशन हम अभी आपको बताए हैं, उसी तरीके से अगर यदि रिलेशन आप निकालते हैं तो राइट आंसर भांजा का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान का पुरस्कार किस विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं? तो सरस्वती सम्मान आपको
साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान 22वां शिवशंकरी को मिला है। वही व्यास सम्मान 32वां सरस्वती सम्मान 32वां 2022 में शिवशंकरी को मिला है कीर्ति सूर्यवंशम के लिए, और व्यास सम्मान 32वां आपको ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हारा को दिया गया है और साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत को ढूंढना है। गलत इसमें आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की थी, तो याद रखेंगे वो ये धर्म के समान रूप से मानते थे, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि देव ने एक बूढ़ी औरत की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की बेटे पत्नी की बेटे तो पत्नी के बेटे तो उसका देव का बेटा हुआ कि दादा। तो देव का जब देव का पत्नी के बेटे के दादा, तो बेटे के दादा इसका मतलब है देव का वो पिताजी हो गए की बहन। तो देव की दादा की बहन। तो ध्यान रखेंगे कि देव के पिताजी के बहन देव को क्या बूढ़ी औरत का देव से क्या संबंध है। तो देव की ध्यान रखेंगे वो देव की बुआ हो जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पिता की बहन बुआ होगी। 24 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे उसी काम को 30 व्यक्ति, तो 24 इंटू में कर दीजिए 20, 24 इंटू 20 कर दीजिए, अब बटे में 30 कर दीजिए, काट दीजिए। काटेंगे तो आपको 16 आ जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है, देखिए टीवी के रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो अवरक्त किरण का जो है ना प्रयोग हम रिमोट कंट्रोल में करते हैं। अगले प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट से है, आप ध्यान कर लीजिए इसको, एक बार आप एडजस्ट करके देख लीजिएगा। इसके राइट आंसर की बात कर ले तो हम इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, एक बार करके देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ग्रामीण विद्युत निगम जो है की स्थापना कब की गई थी। तो ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना आपको ध्यान रखना है कि 1969 में किया गया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन जुड़ा था, नहीं जुड़ा था। ध्यान रखेंगे कर्नल नासिर बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा था, बाद बाकी सभी जुड़े हुए थे। याद रखेंगे गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। गुट निरपेक्ष में वर्तमान में 120 सदस्य हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही अध्यक्ष बनता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो गया। अब रिहाना अपने घर से 6 किलोमीटर, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको देखना है कि घर से 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर के बाद फिर वह जो है किस ओर मुड़ रहा है। तो घर से 6 किलोमीटर आया, 6 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ नीचे मुड़ा, फिर इस तरह से 10 किलोमीटर आया। 10 किलोमीटर के बाद उसके बाद फिर बोला है कि कितना दूरी पर है। तो 6 ये हो गया, तो 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो इसका मतलब 6 कट गया तो यहाँ 4 हो गया, और ये 3 है। ये दूरी बोला है कि कितना है, तो इतना है 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रहा है चाल से 25 सेकंड में एक पोल को पार करता है, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 350 मीटर पुल को पार करने में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इससे हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 5/18 से गुना करना होगा। गुना कर दिए तो ये आ गया, 2 बार में कट गया, तो 10 आ गया। ये तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये हो गया 10 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, 25 सेकंड में पार कर रहा है, तो 25 से गुना करके हमको 25 से गुना करके आप निकाल सकते हैं इसकी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई आपको 25 गुने 10 हो जाएगा, तो 25 से 10 में गुने 250 आ गया। 250 में 350 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपको 600। 600 हो गया। अब उसके बाद है कि 600 दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल आया है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 60 आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है
कि ताला को चाबी से खोलने की यह क्रिया क्या कहलाएगी? तो बल युग्म के उदाहरण है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर बात कर लेते हैं बल युग्म का, तो बल युग्म का ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल घूर्णन बल गुने बाहुबल होता है और इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर ही होते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है, फिर से आपका उसी तरीके का है। तो ध्यान रखेंगे कि ये आपको इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। उसी तरीके का ये सवाल है, तो इसका राइट आंसर अगर बात कर लेते हैं तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ आरंभ होता है, कंपन हिलना शुरू होता है, तो कंपन शुरू होता है, उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी पर उसी भू सतह पर उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मृदु सामुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ। मृदु सामुन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सही पदार्थ कौन सा है, तो वो है आपका कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास हम साबुन बनाने के लिए प्रयोग में करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है रीजनिंग से। रीजनिंग में बोला है कि कौन सा सही होगा, तो राइट आंसर इसके हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है ए। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, शांत जल में बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे में नाव कितनी दूरी जाएगा? तो ध्यान रखेंगे 2 घंटे में नाव कितनी, धारा के प्रतिकूल बोला है, तो जैसे ही इसको हम घटा देंगे तो धारा के प्रतिकूल चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में 2 से गुना कर दिए, 6 दूना 12। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी से गोवा को बनाने वाले व्यक्ति, तो गोवा को बनाने वाले व्यक्ति नीनो डी कुन्हा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अल्फांसो डी अबुरकर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था और नीनो डी कुन्हा ने भारत में वर्ष 1529 से 38 तक पुर्तगाली का वायसराय रहा। नीनो डी कुन्हा ने सेंट थॉमस या हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की बसाई थी, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से है। देखिए रीजनिंग में बोला है कि कौन सा अगला क्रम होगा, तो अगला क्रम आपको ध्यान रखना है कि आगे का क्रम ए होगा। आप मिला करके देख लेंगे कैसे मिलाएंगे, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ये वाला कहाँ था, इस कोने में, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने से आपको ध्यान रखना है, नहीं इस कोने ने बीच में आया, बीच बीच के बाद आएगा इस कोने में, कोने के बाद इस बीच में आएगा, फिर उसके बाद इस कोने में होगा। तो ऐसे देख लीजिए यहाँ कोना में आया है, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला है बोला है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर सॉरी ये केरल में है, कर्नाटक में नहीं केरल में है। और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखें। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच आपको ध्यान रखना है 10.5 होता है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि कौन पूर्ति करेगा, तो ध्यान रखेंगे कि इसको पूर्ति करने के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी वृत्त को त्रिज्या 23% वृद्धि कर दी जाए, तो त्रिज्या वृद्धि करने से आपका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 23 गुने 2 प्लस 23 गुने 23/100। इसको करने से आपको ध्यान रखिएगा ये 51 पॉइंट। राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी आप देख लीजिएगा, इसके आंसर बी होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है 60। अपचयन नहीं हो रहा है किसमें? तो यहाँ देखिए यहाँ अपचयन नहीं हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इस तरह से आपको ध्यान रखेंगे। आगे है यहाँ पे बोला है कि दर्पण से कौन सही है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे 4 को उलट दिया है और ये गलत हो गया। 4 उल्टेगा नहीं,
और इस तरह से यहाँ देखिए 4 सीधा लिख दिया है तो गलत हो गया। अब इन दोनों में क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? तो दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, बल्कि यहाँ पे 4 नीचे वाले में उल्टा किए हुआ है। तो जैसे ही उल्टा किए हुआ है तो इसका मतलब राइट आंसर आपको 61 का ए हो जाएगा। ए इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखेंगे कि सार्क का सदस्य मालदीव नहीं है। माल सार्क का सदस्य आपको ध्यान रखना है, सार्क का सदस्य मालदीव तो है, ये मॉरिशस नहीं है, मॉरिशस नहीं है, आपको ध्यान रखना है, मॉरिशस और म्यांमार नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ज़्यादातर लोहे की चादरें जंग से बचाती रहती है क्योंकि उनमें डैश की परत विद्यमान है। तो कौन सी परत विद्यमान होती है? तो ध्यान रखेंगे इसमें यसत जस्ता का परत विद्यमान होता है। अगले प्रश्न है, इसमें भी उसी तरीके से आपको ढूंढना है कि कौन सही होगा। तो इसके राइट आंसर की बात अगर हम कर लेते हैं तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आप एक बार मिला लेंगे, देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 65। 65 में बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल दिया है तो इसकी कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप कर्ण कैसे निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का प्रोसेस है कि सबसे पहले हमको एक भुजा तो पता होना चाहिए। ऐसे हम डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं, √2a²। √2a² अर्थात √2a हम कह सकते हैं। √2a इसका कर्ण होता है। √2a तो 11√2 हो जाएगा। 11√2, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इससे आपको भुजा निकल जाएगा। भुजा निकालने के बाद आप √2a निकाल सकते हैं। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण आपको ध्यान रखना है, ये राइट आंसर आपको तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि किस तरह से यहाँ पे किया गया है उसी तरीके से आपका ऑफिस का क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये है कि 5-5 जोड़ दिया है, तो 5-5 जोड़ेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला बोला है पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर को हम पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे कि आपको पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम जिदंगरा 1690 है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि 1 बिलियन पीएच का मान जो है ना 3 है और 1 pH का मान 6 तक परिवर्तित हो जाता है। तो H+ आयन की सांद्रता की बात करें तो ध्यान रखना है कि यह जो है 1000 गुना घट जाती है जब प्लस आयन होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। जिस कोड भाषा में इसको ऐसे लिखा जा रहा है तो उसी कोड भाषा में क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या किया गया है, +2 सब में किया गया है। तो +2 हम करेंगे तो यहाँ देखिए 13×2 15 होता है, तो 15 किस में है? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस दो करने की बात कहा गया है, तो प्लस दो करने से एम हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे, अर्थात इधर से ही लिखना है, ओ हो जाएगा, फिर +2 करेंगे तो सी हो जाएगा। ऐसे लिखते हुए चले जाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बोला है कि 71 में कि 40% चांदी और 30% तांबा और 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्र धातु जो है ना में 50% चांदी हो जाएगा। तो 50% चांदी होने के लिए आपको ध्यान रखना है 5 किलोग्राम चांदी, आपको 5 इकाई मिलाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट बोला है उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों को फोटोग्राफी प्रमाण पत्र दर्ज किए गए हैं? तो इसके राइट आंसर ध्यान रखना है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी नवीनतम जागरण के अनुसार सुहेलवा अभयारण्य नया नया किया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यहाँ बोला है कि कौन सा सही होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ पूछा क्या गया, व्हाट आर परफेक्टेड।
तो यहाँ वाच आर परफेक्ट अर्थात ब्यूटीफुल को हमको पता चल जाए तो इसमें से 2 अंक तो आना ही चाहिए। तो 2 अंक हमको ध्यान देना है कि ब्यूटीफुल कहाँ लिखा है, यहाँ ब्यूटीफुल लिखा है, ब्यूटीफुल और आर भी लिखा हुआ है। तो ब्यूटीफुल और आर में हम कन्फर्मेशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि 8 और 5 इसमें मिल रहा है, इसका मतलब है या तो 8 होगा या तो 5 होंगे। तो इस तरह से यहाँ आर दिया हुआ है तो यहाँ भी 8 दिए हुए हैं, तो 8 तो आपका आर का हो गया। ऐसे परिस्थिति में ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा 5 का। तो हमको पता हो गया कि 8 और 8 जो है आर का है और वाचेज का जो है आपको 5 है। तो 8 5 तो आएंगे ही आएंगे। तो 8 5 किस में आ रहे हैं देख लीजिए, 8 5 इसी में आ रहे हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। 8 और 6 आएगा, 8 और 6 सॉरी 8 और 6। इस तरह से आपको याद रखिएगा कि बी हो जाएगा। आप एक बार मिला लीजिएगा सही से। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। इस बार का थीम रहा है हेल्थ फॉर ऑल। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न आपका है, एक एक कैलोरी की ऑक्सीजन अभिक्रिया पर कितना कैल्शियम ऑक्साइड होगा। तो याद रखेंगे ऐसा आपको निकालने के लिए आप राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 76। यहाँ पे बोला है कि किसका प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए कि हम यहाँ पे देखना आपको ये है कि हम कलम का प्रयोग क्या है, कलम को रंग कहा जा रहा है, इसका मतलब कलम का प्रयोग लिखने के लिए या रंग का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता होगा। यहाँ बोला है चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है तो व्यय केवल 8% बढ़ना चाहता है, तो उसने अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। व्यय सिर्फ 8% बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ देखिए 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा और 8% का मतलब 2/25 हो जाएगा, 2/25। तो ध्यान कर लीजिए कि प्रारंभिक शुरू में अगर बात करें तो शुरू में अगर यदि 5 रुपया दाम रहा होगा तो लास्ट में आपको बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5 या 1 6 रुपया। यहाँ देखिए अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु में शुरू में दाम रहा होगा 25 रुपया तो लास्ट में कितना हो जाएगा 27 रुपया। इस तरह से माफ कीजिएगा, व्यय मूल्य अगर हम निकालें तो व्यय मूल्य हम निकाल सकते हैं। व्यय मूल्य निकालने का तरीका है कि हम 25/5 कर सकते हैं और उसी तरीके से 27/6 कर सकते हैं। जब हम 5 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपको 30 से गुना हो जाएगा। 30 से जैसे ही गुना होगा तो ध्यान रखेंगे कि हमको मिलेगा 10 रेशियो आपको 10/9 मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 रुपये की जगह हमको 9 रुपया ही व्यय करना है। तो ऐसे परिस्थिति में खपत में कितने कमी किया गया है, खपत में कितने कमी किया, तो 10 की जगह 9 आ गया है तो इसका मतलब 1 की कमी हुआ है। 1 की कमी तो 1/10 गुने 100 अर्थात 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10% इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 10% हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में मेजबानी किस शहर ने किया है। तो बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी आपको ध्यान रखना है कि इसकी मेजबानी करने वाले शहर का नाम बात करें तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली ने मेजबानी किया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इस सम्मेलन में दुनिया के 30 देश के 180 प्रतिभागी भाग लिए थे। यहाँ देखिए बोला है कि इसके विपरीत कौन सा आएगा, इसके विपरीत। तो इसके विपरीत आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ गया, डॉलर आ गया और एंड आ गया। यहाँ पे हच आ जाएगा तो हच के विपरीत ही हो गया, इसका स्टार के विपरीत। तो अब क्या बच रहा है, सिर्फ प्लस बच रहा है, तो प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में रहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 27 पॉइंट समथिंग रहा है। वही आपको बात कर लेते हैं कि वृद्धि दर की।
27.9 इस मेघालय का रहा है, और अरुणाचल प्रदेश को 26 रहा है, बिहार का 25.4 रहा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। न्यूलैंड के अष्टक नियम सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच के कितने तत्व मौजूद थे? तो पोटेशियम और कॉपर के बीच आपको ध्यान रखना है 7 तत्व मौजूद थे। 8वां तत्व जो है ना सेम गुण वाला आ जाता था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ बोला है कि कौन सन्निहित है, किसमें सन्निहित है? तो सन्निहित आपको ध्यान रखना है ए में ही सन्निहित दिखाई देगा। आप ध्यान से देखेंगे तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 83। 83 में बोला है कि एक वस्तु को 14,000 रुपये में खरीदा गया, उसके क्रय मूल्य के 4/7 में बेच दिया गया। जितना खरीदा गया है उसका क्रय मूल्य का 4/7, तो 7 से इसमें भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2,000। 2,000 में गुना कर देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 8,000। अर्थात कहने को होता है कि 8,000 में क्रय मूल्य के साथ 4/7 बेचने पर 8,000 में वो बेच दिया गया। तो हानि परसेंट बताना है, तो 6,000 हानि हो गया। तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 8। 6/8 को 100 से गुना कर दीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे सॉरी सॉरी 6/8 नहीं, कितना कितना हानि हो रहा है? हानि कितना हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि 8,000 इसका विक्रय मूल्य है। तो 8,000 विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य आप देख रहे हैं कि 14,000 है। तो कितने का हानि हुआ? 6,000 का। तो 6,000 बटे 14,000 होगा, कितना हो जाएगा? 6,000 बटे 14,000 गुने 100। ऐसा करने से आपको ध्यान रखना है कि इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बलिदान स्तंभ जो है, स्तंभ का आधारशिला की बात करें तो यह रखा गया है आपको श्रीनगर में। श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में प्राप्त पार्क में बलिदान स्तंभ शहीद आधारशिला रखे हैं, शहीदों का आधारशिला रखे हैं। यहाँ देखिए कि इसमें बोला है कि कौन निहित है। निहित वाले को आपको ढूंढना है कि ऐसा किसमें निहित है। तो ध्यान करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है बी वाले में सन्निहित है। बी वाले में सन्निहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। जस्टिस जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखेंगे कि ये कौन से न्यायाधीश के में शपथ लिए हैं? तो राजस्थान के न्यायाधीश के रूप में इन्हें शपथ दिलाया गया है। और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान के उच्च न्यायालय के 41वें उच्च न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 89 है। 89 में देखिए, सॉरी 89 कहाँ है? यहाँ है। बोला है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और वह फिर वस्तु को 380 रुपये में बेच देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है, ध्यान रखेंगे, निकालने का तरीका होता है 100/80 से आप गुना कर दीजिए। ऐसा करने से आपको ध्यान रखेंगे कि राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1725 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि डॉक्टर अब्दुल्लाह अंडाल मंसूर को नए अध्यक्ष के रूप में, तो ये ध्यान रखेंगे WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य बात। तो डॉक्टर अब्दुल्ला मंसूर 2023 से 27 तक 4 साल के लिए कार्यकाल में आए हैं। मंसूर को WHO के 193वां सदस्य के रूप में क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में 95 मत प्राप्त हुए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न देखिए कि बोला है कि समीकरण को सही उचित क्या होगा? किसको बदलने से उचित हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए को ऐसा करने से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है IFS कोड कितने अंक में होते हैं? तो IFS कोडों की संख्या आपको ध्यान रखना है कि यह जो है 11 कोड में होते हैं। ध्यान रखेंगे कि 5 जो अक्षर होता है IFS का पूर्ण इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम और 5वां कैरेक्टर 0 होता है, और आखिरी 6 ब्रांच के कोड के बारे में बताता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला अतिशता के सिद्धांत किसने
प्रतिपादित किया था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है कि प्रतिपादक का नाम पूछा है, तो प्रतिपादक का नाम आपको सी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग ने किया था। विषम को चयन करना है, तो विषम को चयन करने के लिए आपको ध्यान रखना ये है कि कौन सा विषम में है। तो इसमें जो है आपका बी जो है विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि सभी में आपको ध्यान रखना है कि 7-7 बढ़े हैं, बी वाले में 4-9 बढ़ाए गए हैं। इस तरह से आप देखिए विषम चुन लिए है। एक निश्चित राशि 5% वर्ष की दर से ब्याज में कितने खुद का 3/8वां हो जाएगा। तो 3/8वां हो रहा है, इसका मतलब है कि खुद का 3/8वां हो रहे हैं। तो बोला है कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा, तो 3 गुने आपको ध्यान करना है 100 गुने 8 गुने 5, इस तरह से आपको ध्यान कर लेना है। अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 20, 20 इसको 4 कर दिए 2 से, 4 कर दिए 5 से, तो 7.5 हो जाएगा, अर्थात 7 साल 6 महीने राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अलग शब्द को चयन करना है, तो अलग शब्द इसमें कौन है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है रूस जो है ना देश है, बाद बाकी सभी महादेश है, इस बातों को ध्यान रखना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम दूरी उपभू के समय होता है। उपभू एक अपसौर एक उपसौर होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अपसौर उपसौर यहाँ नहीं होगा, अपभू और उपभू होता है। तो न्यूनतम पूछेगा तो उपभू, अधिकतम पूछेगा तो अपभू, इस बात को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं? तो रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ाने को आपको ध्यान रखना है कि वह जो है यूरीमा यूरीमा कहा जाता है। यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, इसका मतलब यूरीमा कहलाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है अलग शब्द को ढूंढना है। यहाँ देखिए अलग शब्द में आपको दीवार है, छत है, उसके बाद फर्श है, उसके बाद पंख है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंखा। और 21 से 18 के बीच सम संख्या बताना है कि 21 से 18 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 21 से 18 के बीच औसत क्या होंगे। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपको ध्यान रखना है, इसको निकालने का तरीका क्या है। तो निकालने का तरीका यह है कि दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग कर दीजिए। ऐसा करने से आपको 51 राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपको 51 हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए। नेक्स्ट में बोला है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों के तिगुना हो जा रही है, तो 81 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा? तो ये देखिए 10 वर्ष में 3 गुना अर्थात 3 आ रहा है। ये 3 का कितना पावर है? तो 3 का पावर आपको ध्यान रखना है, 3 के पावर यहाँ पे 4 होंगे। तो 4 गुने 10 कर देंगे, 4 गुने 10 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन लक्षण को बार बार समाचार पत्रों में आता रहता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा आपको विषाणु के कारण ऐसा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपका है 15 115 में आपको ऐसा प्रश्न हम मिलाना आपको कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलेंगे कि इसके डायरेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर जो है आपको ध्यान रखना है कि सी होगा, सी इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब जो है आपको ध्यान रखना है कि किशनगंज सबसे अधिक किशनगंज होगा जिसमें सबसे अधिक वर्षा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से आपको ध्यान रखना है कि यह जो है वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के 53वां अवार्ड दिया गया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, सजाना है, सजाने के कर्म में इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपको ध्यान रखना है कि 118 का आंसर हो जाएगा डी। डी आप देख लीजिएगा सजा करके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त का खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका
तो खंड का क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका निकालने का तरीका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, थीटा की जगह 45 डिग्री देना है, 45 डिग्री आर और बटे 360, 45 डिग्री बटे 360, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखना है, और आर का मान आपको 14 × 14 रखना है। इस तरह से आर स्क्वायर नहीं, आर होगा तो 14 ही होगा, 14 से काट देंगे 7 आ जाएगा, यानी 22×7 = 154। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसको काट उठ करके राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है बी हो जाएगा, आप 77 निकाल के ला सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न देखिए 120, इनमें कौन संपूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखेंगे कि संपूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि में ग्रंथि लक्षण ग्रंथ, नलिका ग्रंथि। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर पूर्ण रूप से अंतःग्रंथि है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अंतःग्रंथि कौन है? पीयूष। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला है कि सही से बैठाना है, तो सही से आपको सजाएंगे। तो इसके राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बोला है प्रथम अफगान युद्ध वर्ष डैश वर्ष में हुआ है। तो प्रथम अफगान युद्ध जो है आपको ध्यान रखना है 1839 में हुए थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि शांति का स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैव विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है। तो जैव विज्ञान की श्रेणी में आपको ध्यान रखना है कि वह जो है डॉक्टर अश्विनी कुमार को चुना गया है। और 2 साल के अंतराल तक के बाद सितंबर 2023 में देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को घोषित किया गया है। उसके बाद है 1958 में इसे CSIR को दिया गया था। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर एन कलेवस्ली है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 125। देखिए 125 पर आते हैं, और 124 में आपका रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग के सवाल में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 162 आ जाएगा, यहाँ जोड़ दीजिए 218 आ जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो राइट आंसर आपका 115 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला बोला है कि 99 क्या है कि 99 पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिए 99 पूर्णांक होगा 99 स्क्वायर प्लस 95 माइनस 95। तो 95 से 95 कट जाएगा, 99 का स्क्वायर आपको निकाल देना है। तो ये 99 का स्क्वायर कीजिए तो लास्ट में एक आएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, स्नायु निम्न में से किसको जोड़ता है। तो स्नायु आपको ध्यान रखना है कि स्नायु किसको जोड़ता है, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो लुप्त संख्या को यदि आप ढूंढने चलेंगे तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कैसे कैसे बी होगा, तो इस बातों को ध्यान रखना है कि आपको ध्यान ये रखना है कि कैसे यहाँ पे 30 आएंगे। यहाँ पे 21 दिया हुआ है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 15 6 21 इस तरह से आपको आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाए गए थे या प्रसारित किए गए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में 19 देश और 2 संगठन हो गए हैं, जिनमें से 21वां जो सदस्य बना है वो अफ्रीकी संघ है। दिल्ली में के G20 सदस्यों में सर्वसम्मति से नई दिल्ली में घोषणा स्वीकार कर ली गया है। 18वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के G20 संगठन का अस्थायी सदस्य 21वां मेंबर बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोमोरोसम अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ के प्रमुख अजाली अमौनी को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। अफ्रीकी संघ का महाद्वीपीय निकाय है। 55 देश जो है ना शामिल है, जो अफ्रीकी महाद्वीपीय देशों से बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न को लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिया है,
आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्रकार आपको सभी को गुना करके 60 आया है, उसी प्रकार यहाँ सभी को गुना करके 84 आएगा। और इस तरह से यहाँ पे सभी का गुना करके आपको कितना आ जाएगा, 90। 90 राइट आंसर हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर 90 होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कि इतना बराबर 30 का दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इन सभी को जोड़ना है। हालांकि इसका आंसर जो है ना 5 हो जाएगा। आप 5x की वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। जीवाणु साइनोबैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत का प्रणाली का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे, यह जो है आपको मोनेरा जगत की प्रणाली का उदाहरण है। मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक तथा अर्थात जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा अजिटोबैक्टर में शामिल है। वही आपको बात कर लेते हैं हम अन्य फैक्ट की। प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका होगा 33। 33 में देखिए कि कौन सा आएगा। तो 33 में आपको ध्यान ये रखना है कि आने के लिए 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे 343 होगा, तो जब ये दोनों का गुना करेंगे तो इतना आएगा, इसी तरीके से ये दोनों का गुना करेंगे इतना आएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 343 आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है, चम्मच निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी, सॉरी चम्मच नहीं चंपा, तो अंग की राजधानी आपको चंपा थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही मगध की गिरिवर्ज या राजगिरी, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का कौशल या मिथिला। वही आपको कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का आपको हो जाएगा कुशावती या कुशीनारा। वही पंचाल का अहिछत्र हो जाएगा, चेदी का आपका हो जाएगा शक्तिमती, मत्स्य का विराट, अम्बोज का हाटक, शूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली और गंधार का तक्षशिला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुआ था, तो राजमन्नार आयोग की अनुशंसा पर आपको अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किए गए थे। एक मिनट, सरकरिया आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, मन्नार आयोग के नहीं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बता दें कि आपको इस आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकरिया की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसे सरकरिया आयोग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो लुप्त संख्या को ढूंढने के लिए आपको क्या देखना है कि इन सभी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 18 जो है 18 से 8 घटा दीजिए, 8 घटा कर 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 17। मतलब 8 घटाइए 7 जोड़िए, फिर 11 घटाइए 8 जोड़िए, फिर 14 घटाइए इससे 9 जोड़िए, तो 9 14, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, तो कौन आएगा, 11 घटाने से आपको हो जाएगा 13, 13 में 8 8 जोड़ देना है तो 21 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स आप किस तरह से हल करते हैं, तो घनाकार टैंक के 3 आसन भुजाएं दिए गए हैं और इन टैंकों की क्षमता बताना है, तो आयतन बताना है, अर्थात ये सभी को रूट अंडर कर दीजिए और आ जाएगा। रूट अंडर करने से आपको ध्यान रखिएगा कि आ जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। 36 में आपको ध्यान रखिएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 चक 24, 24 में आपको ध्यान रखना है कि इसको हम मीटर में बदल देंगे तो 24 यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने के काला जीरा चावल, मतलब काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो यह जो है आपको ध्यान रखना है कि यह उड़ीसा के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिए गए हैं। यहाँ देखिए इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लॉजिक है देखिए, ये दोनों का गुना किया, फिर ये दोनों का गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से गुना करने से यहाँ आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, तो उच्च न्यायालय का लीला सेठ पहली मुख्य न्यायाधीश थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो जाएगा। एक्स से जैसे ही भाग करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएंगे आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 3। 3 आपका आंसर आ जाएगा, इसका मतलब है राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145 सॉरी 142। कौन सा देश 1924 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 1924 में क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला देश का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये है आपका भारत। भारत में ही किया जाएगा। अगले प्रश्न है आपका, बोला है कि भाई आपको क्या क्या लगता है इस इतना के बराबर क्या हो सकता है? तो इतना के बराबर -5 होंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कहाँ से हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुए थे। और इससे पहले वाले आपको जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर -5 ही होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपको बात कर लेते हैं, वे जवाहरलाल नेहरू थे। बात कर लेते हैं कौन अन्य अन्य समिति की, तो संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषय नियमों के संबंधी राजेंद्र प्रसाद, संचालन राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। इस तरह से सभी को बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कौन नहीं है। तो चुनाव करवाना जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं होता है, ये कानूनी है। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय के कार्य हैं? तो सचिवालय के कार्य आपको पूछा गया है, तो सचिवालय का कार्य क्या होगा ये देख लीजिए कि सचिवालय के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये सही है, अर्थात कहने का मतलब है कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 1961 में मंत्रिमंडल के सचिवालय के नियमों को प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया था। इस सचिवालय के आवंटित विषय है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल के समितियों को सचिवीय सहायता, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए 148 है, भारत सरकार कौन सी अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो ये सदस्य आपको ध्यान रखना है कि वे है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही या गलत होगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो ये राइट आंसर 1 और 2 जो है सही होगा और 3 गलत होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कि यह स्वीकृति प्राप्त 12 जून 1905 को हुए थे। तो आशा करते हैं कि आपने 150 प्रश्नों का डिस्कशन सुना होगा। यदि सुना है तो फ्रेंड्स इसे लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हर सेट आपके सामने जल्दी से लाने का प्रयास करूंगा। अभी हाल ही में ईडुटेरिया का नया सेट आने वाला है, मैं आपको ला करके जरूर कराऊंगा। तो चलिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत।